नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उससे जुड़ी हुई कि वो हमारे एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है ज्यादा या फिर हमारे मेंस के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा रह सकता है ये वाला, बट मैं सारे ही पॉइंट्स आपके उस पूरे टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सारा कुछ ही कवर करवाने वाली हूँ। तो सब लोग लेक्चर को एंड तक समझेंगे, पूरा लेक्चर समझेंगे, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ भी यहाँ पर मिस ना हो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कौन से इस पूरे डे के। हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो हैं कोस्टल इरोजन, तटीय अपरदन, भारत और जर्मनी के रिश्ते, फर्लग एंड पेरोल, समग्र शिक्षा अभियान, ड्रग्स की तस्करी एंड स्टार्टअप स्कीम्स। सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कोस्टल इरोजन। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, एक सी है, पोर्ट है बेसिकली, मतलब एक बंदरगाह है जिसका नाम है विज़हिंजम पोर्ट। विज़हिंजम पोर्ट जो है ना, ये अभी बड़े ज्यादा न्यूज में चल रहा है। पहले तो मैं बता दूं, ये विज़हिंजम पोर्ट जो है ये बेसिकली अडानी पोर्ट है। और यहाँ पर जो है ये अडानी ग्रुप ने रिसेंटली अभी जो है वो केरला के हाई कोर्ट में यहाँ पर अपील भी करी है। किस चीज के लिए करी है कि यहाँ पर जो विझिंजम पोर्ट है, यहाँ पे सिक्योरिटी जो है सीएपीएफ की, जो सेंट्रल फोर्सेस होती है ना, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली जो फिशरमैन है, जो वायलेंट फिशरमैन है, उनका बहुत ज्यादा अभी वायलेंस देखने को मिला है। ये जो पूरा उनकी ये जो पूरा एक 4-5 महीनों से ये एक पोर्ट के ऊपर प्रॉब्लम चल ही रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी इशू चल रहे हैं। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे फिशरमैन क्यों आ रहे हैं। फिशरमैन का क्या इशू है कि भाई यहाँ पर जो हमारे जो फिशरमैन है, वो उनको ऐसा क्या है जो उनको यहाँ आना पड़ रहा है, मछुआरों को क्यों आना पड़ रहा है। तो उनकी डिमांड कुछ ऐसी है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर 4 महीने से। उनका ऐसा कहना है कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये शोर लाइन, शोर लाइन का मतलब तट रेखा, वो जो तट रेखा है ना, उस तट रेखा पर ये सारी की सारी जो भी एरिया लोग रहते हैं ना, उनकी फैमिलीज यहाँ से, उनका जाना पड़ेगा। उनको रिहैबिलिटेशन जो है वो मिलना चाहिए, एक पुनर्निवास जो है, पुनर्वास यहाँ पर पैकेज मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो उनको इतने वेदर खराब होने की वजह से मिट्टी के तेल की, सब्सिडी वाले मिट्टी के तेल की व्यवस्था होने के लिए उनको एक जो है मिनिमम वेज, एक न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर मिलनी जरूरी है। और साथ ही साथ जो फिशिंग एक्सीडेंट्स में जिन फिशरमैन मछुआरों की फैमिलीज के लोगों की डेथ हो जाती है, उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पर उनको पैसा जो है वो प्रोवाइड सरकार को करना चाहिए। साथ ही साथ इस पूरे रीजन में जो है वो तटीय अपरदन, कोस्टल इरोजन जो है वो देखने को मिल रहा है, तटीय अपरदन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ठीक है, ये डिमांड पता है क्यों आई है? क्योंकि रिसेंटली ही यहाँ पर 300 फैमिलीज जो है यहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है, क्योंकि वहां पर कोस्टल इरोजन देखने को मिला है। तो केरला की सरकार ने अभी क्या बोला है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, और हम पोर्ट की कंस्ट्रक्शन को स्टॉप कर दें, ये डिमांड तो आपकी ठीक है नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ अब कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा अगर किसी भी रीजन में, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर समुद्र का जो कटाव है या अभिवृद्धि यहाँ पर जो है वो बढ़ जाती है। वहां पर सी इरोजन होगा, एक्रेशन होगा, ये सब प्रॉब्लम्स वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। होता क्या है तटीय अपरदन, ये जो कोस्टल इरोजन है ये होता क्या है,
ये होता है भाई, ये आप यहाँ पे रीड करेंगे सब लोग। ये होता है कि जब भी इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, उन सब रीजन की वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस वगैरह होने की वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट या फिर जो भूमि होती है वो विस्थापन हो जाती है। भूमि जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह खिसकने लगती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या आता है उस समय, वेव्स। जो वहां पर जितनी भी जो भी वहां पे सी है उसके आसपास, उसकी लहरें आएंगी, वहां से करंट्स जनरेट होते हैं, वहां पे तूफान आते हैं, वहां पर आइस है, वहां पर इतनी सारी लहरें, धाराएं, ज्वार, वायु, ये सब चीजें वहां पर होती हैं। तो इन सब की वजह से जो भूमि है ना, धरती है, वो थोड़ी सी यहाँ पर धरती को नुकसान होता है, तो उसे ही हम कहते हैं कोस्टल इरोजन। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो आप देख रहे हो, विंड, वाटर, बहुत सारे अदर फोर्सेस इसके कारण हो सकते हैं। एयर भी इसका कारण हो सकता है, यहाँ पर सी बेड भी यहाँ पर उसका कारण हो सकता है। तो इन सब कारणों की वजह से ये देखने को मिला है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन नहीं है। देखो ये यहाँ पर इस पिक्चर में देखो, ये पूरा है एक यहाँ पर। इससे क्या होता है ना, यहाँ पर सी लेवल का बढ़ता जाता है, कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, तो यहाँ पर जो पूरी रॉक्स है ना, उसके अंदर भी यहाँ पर जो लैंड है ना उसको नुकसान पहुंचता है। यहाँ पर ट्रीज जो है वो भी यहाँ पर अपनी जगह से खिसकने लगते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पूरा बहुत बड़ा पोर्ट है, विझजम पोर्ट, विझिंजम पोर्ट। विझिंजम पोर्ट 7,525 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट। ठीक है, राइट एवरीवन। तो ये था हमारा पूरा एक कोस्टल का पूरा प्रोसेस। अब इसी को हम और जो है समझ सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशन में वही है कि एक तरीके से सी वॉल बनाई जाए, एक सी वॉल, एक वॉल पहले ही एस्टैब्लिश हो जाए। अब अब तटीय बांध बनाए जाएं, आर्टिफिशियल तरीके से हेडलैंड्स बनाए जाएं, बिल्डिंग्स बनाई जाएं, जिससे क्या है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को रोका जा, मतलब प्रोजेक्ट्स तो चलेंगे ही, लेकिन उसके हमें जो प्रॉब्लम आती है उसको हम रोक सकते हैं। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर जो पूछे जा सकते हैं और अभी न्यूज में भी है। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ। अभी रिसेंटली ही यहाँ पर इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस में एक बढ़ावत या एक बड़ा रूप देखने को मिला है। इंडिया और जर्मनी जो है उन्होंने यहाँ पर अभी इंक के ऊपर, यहाँ पर इंक माइग्रेशन के ऊपर समझौता किया है। ठीक है, और जयशंकर जो है उन्होंने यहाँ पर रशिया की से ऑयल परचेज जो हमने किया है ना, उसमें अपने ऊपर बात भी रखी है यहाँ पर, जिसमें यूक्रेन ने काफी ज्यादा बोला है कि रशिया, इंडिया जो है वो गलत कर रहा है, ये इमोरल है, सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। इंडिया और जर्मनी ने यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन किया है प्रवास के ऊपर, प्रवासी के ऊपर, जिसमें वो माइग्रेशन के ऊपर क्या बात करेंगे कि जो भी रिसर्च वर्क, स्टडी वर्क के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, दोनों कंट्री, वो यहाँ पर इजी ट्रैवल होगा। दोनों कंट्री में जो भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास करते हैं उनके लिए हमने साइन यहाँ पर करा है, जिसमें हम लोग जो है किस किस के ऊपर बात करेंगे, बायलैटरल इश्यूज। ठीक है, जो भी हमारे दो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक के ऊपर हो गया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर हो गया, और इसी इसी तरीके से, क्योंकि इस साल जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क वगैरह काफी जगह पे होके भी आए थे। अब बात ये आती है कि हम लोग जर्मनी के साथ रिलेशंस क्यों अच्छा करना चाहते हैं। इंडिया जर्मनी के रिलेशंस में ऐसा मतलब क्या है कि हम उनके रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो देखो, इसके हमारे काफी पीछे के बैकग्राउंड भी चलते आ रहे हैं। ये जो है, आपको पता है कि हर बार आपके सामने मैं एक जो है इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक जरूर लेके आती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि आपको नॉलेज मिलती रहेगी कि इंडिया, इंडिया और चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया जर्मनी, इंडिया फ्रांस, इंडिया कतर। अभी तक मैंने अपने लेक्चर में बहुत सारी चीजों में ये दो इंडिया और रिलेशंस को बहुत कवर किया है। तो वो हमेशा मैं कवर करती हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले इस चीज के ऊपर कि इंडिया के रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ किस तरीके से है। तो यहाँ पर अभी जो है ये जर्मनी के साथ हमारा ऐसा क्या रिश्ता है। देखिए, जर्मनी जो है वो हमारा बहुत पुराने से रिश्ते हैं, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर डेमोक्रेटिक रही हैं, दोनों ही कंट्रीज लोकतांत्रिक कंट्री हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया डेवलप हुआ था, और जर्मनी ने इंडिया के साथ कोऑपरेट भी करा है काफी ज्यादा, काफी सारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करी है। सिक्स्थ और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज रही हैं वर्ल्ड की। ठीक है, इंडिया सिक्स्थ है, वो फोर्थ है। ठीक है, इंडिया और जर्मनी जो है वो यहाँ पर
डेवलपमेंटल पार्टनरशिप शेयर करती है। साथ ही साथ अब कौन कौन से एरिया में हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन कौन से एरिया में हमारा कंट्रीब्यूशन है, देखिए दोनों कंट्री किसका पार्ट है, दोनों कंट्री G4 का पार्ट है। पता है सबको G4 ना? G4 कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं, वो है आज के समय में जो P5 में, परमानेंट 5 में, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या चाहती हैं, UNSC के अंदर परमानेंट मेंबरशिप चाहती हैं। इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी। जर्मनी इसका पार्ट है। दूसरा, 2020 में डिजास्टर के ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, उन्होंने उसका पार्ट बनाया। जो इंडिया ने IS से स्टार्ट किया है, जिसके हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है, वो उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करवाया। ठीक है, हमने जो स्टार्ट किया था उसका मेंबर जर्मनी भी है। साथ ही साथ जर्मनी जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। 10 बिलियन यूरो यहाँ पर चाहता है ताकि इंडिया के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट किया जा सके। ग्रीन ग्रोथ प्लान समझते हैं, जिसमें ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी जो है वो प्रपोज की जा सके। ठीक है, तो ये है। साथ ही साथ आपने ये भी सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लग रहा है। महाराष्ट्र का एक सोलर प्लांट है, ठीक है, जिसमें करीब 125 मेगावाट की कैपेसिटी है, जो भारत को बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को सेव करने में मदद करेगा। तो ये यहाँ पर जर्मनी कोलैबोरेट कर रहा है, जर्मनी बनवा रहा है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ जो न्यू चांसलर है उन्होंने भी बहुत सारी चीजों के ऊपर अग्री करा है हमारे जो है वो जितनी भी हमारी चीजें हैं उनके साथ अग्री भी कराए कि हम इस तरीके से चीजों को और बढ़ाएंगे। ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन की बात करूं तो हम इनके साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम इनके साथ कोई भी जॉइंट एक्सरसाइज नहीं करते हैं। लेकिन लेवल पे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो कोलैबोरेशन होता है और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, ये तो होता ही आ रहा है। अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो जर्मनी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे यूरोप में। अगर यूरोपियन यूनियन की मैं बात करूं, टॉप 10 में हमेशा ही आता है। आप देख सकते हो दोनों कंट्रीज के बीच में $21.76 बिलियन का ट्रेड होता आ रहा है। राइट। और अगर मैं बात करूं हमारे वहां पर कितने लोग रहते हैं या जर्मनी के लोग यहाँ पे कितना रहते हैं, तो करीब करीब 2021 के डेटा के हिसाब से जो है 2 लाख करीब जो है वो इंडिया के पीपल जो है आज भी जर्मनी में रहते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग जो है वो प्रोफेशनल्स है, रिसर्चर्स है, नर्सेज है, स्टूडेंट्स है, साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है। आज के समय में और ज्यादा जो है वो बड़े हैं यहाँ पर, जैसे IT, बैंकिंग और फाइनेंस की चीजों में बड़े। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट सारे जो एक कंट्री के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज पता है क्या है, कि अभी तक हम लोग कर तो रहे हैं यहाँ पर ये चीजें सारी की सारी, लेकिन ना हम लोग मतलब जितने भी ट्रेड वगैरह के अग्रीमेंट्स कर रहे हैं ना, वो हम यूरोपियन यूनियन के साथ रह के कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, हमें अभी तक ना कोई भी इनके साथ अलग से नहीं मिला है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इनके साथ अलग से हमें जो है वो एक प्रॉपरली सेपरेट इन्हीं के साथ ट्रेड करने के लिए भी एक पूरा चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है, जो इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस है, इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस में भी थोड़ा सा जर्मनी को और ज्यादा हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। जर्मनी अपना फोकस कर रही है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बिल्कुल कर रही है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेबर के स्टैंडर्ड्स और टफ एनवायरनमेंट, कठोर वातावरण और श्रम के मानकों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी इस चीज के ऊपर देखने को मिल रही है। आगे आगे क्या सोचना चाहिए? आगे यही सोचना चाहिए कि भाई किस तरीके से हम जो है जर्मनी को काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं फूड सिक्योरिटी की, हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारा क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इन सब में हम कैसे उनको और बढ़िया पार्टनर बना सकते हैं। दूसरी बात, वो जर्मनी जो है वो ऐसा बिल्कुल चाहता है कि चाइना को काउंटर किया जाए, वो चाइना के अगेंस्ट जाने जाके इंडिया का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो उसी बात का हमें फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, और जो एक होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके अंदर भी अगर हम बढ़ावा यहाँ पर दे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एक टॉपिक होता है उसमें बढ़ावा दे, तो और ज्यादा बेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है मेरी तरफ से जो इंडिया और जर्मनी के रिलेशन को बेटर बनाने में किए जा सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे, फॉरलग एंड पेरोल, परलो एंड कारावास जो कहते हैं हम, उसके लिए भारत में कोई भी यहाँ पर जो है कोई भी रूल्स रेगुलेशंस कुछ है ही नहीं, उसी के ऊपर बात यहाँ पे की गई है। अब फरलग और पैरोल होता क्या है?
ठीक है, कुछ नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर, फटाफट मैं आपको बता देती हूँ मीनिंग क्या होते हैं। फरलग होता है यहाँ पर, फरलग जो बेसिकली है इसका यहाँ पर मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और पेरोल शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए और बड़े समय के लिए। ठीक है ना। बेसिकली वो ये कहता है कि जो कस्टडी है जिसमें आपको जेल में बंद करा गया है, उस जेल में बंद करने पर आपको जो है अधिकार मिलता है ना, अधिकार तो मिलता ही है। तो यहाँ पर फरलग एंड पैरोल में क्या किया जाएगा, जस्टिस जो है ना आपको कुछ समय के लिए दिया जाएगा। पेरोल में क्या होता है, पेरोल यहाँ पे पढ़ेंगे, कारावास जो है मतलब वो आपको उन मामलों में दिया जाता है जब आपको छोटी अवधि के लिए चाहिए होता है, जबकि जो आपको फरलग है वो आपको लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। आपको बहुत लंबी अवधि के लिए कारावास है अगर, तो उस केस में दिया जाता है। ठीक है। क्या होता है कि अगर थोड़ा छूट दे दो उसको, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई ये उसका राइट भी है ना, ये तो उसका अधिकार भी है। तो पैरोल जो है यहाँ पर, कारावास जो होती है वो 1 महीने तक बढ़ जाती है, और जो फरलोक के मामले हैं वो 14 दिन तक रहती है। इतना होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि वो यार अपनी अपनी फैमिली से जाकर के मिल ले, वो जो भी उतना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहा है उसमें बीच में कुछ दिनों में जाकर के वो वहां पर मिल ले। ठीक है। तो पूरी जो हमारी, ये जो मैंने तीनों पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये तीनों पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बताए हैं कि ये फरलक और पैरोल में अंतर होता है। ये छोटे टर्म के लिए, बड़े टर्म के लिए, 1 महीने के लिए और 14 दिन के लिए। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये देता कौन है। ये तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया, लेकिन ये देता कौन है यहाँ पर। ये देने का अधिकार जो है यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो पेरोल है, कारावास, ठीक है, पेरोल, ये देने का अधिकार होता है डिविजनल कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर। ठीक है। और जो फरलग होता है वो देने का अधिकार होता है यहाँ पर डेप्यूटी आईजी को, जो प्रिजनर आईजी होता है वो। और पेरोल आप कितने भी बार ले सकते हैं। ठीक है। पेरोल बहुत ज्यादा दी जाती है, वो बहुत ज्यादा समय के लिए भी दी जाती है, और फरलग लिमिटेड होती है। ठीक है ना। तो ये एक इस तरीके से होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये इसके लिए ना हमारे पास कोई रूल्स नहीं है, बस लिख दिया गया और हो गया। जरूरी नहीं है कि आपको रीजन बताने पड़ेंगे कि भाई आप क्यों फरलक पे ले रहे हो, लेकिन पेरोल के रीजन केस में आपको रीजंस बताने पड़ेंगे। फरलक का मतलब होता है यार पूरा इतने समय के लिए एक बंदा, पर्सन जो है वो यहाँ पर एक रास्ता में है, मोनोटोनी में है, उसको भी तो अपने फैमिली के साथ मिलने का अधिकार है, उसको भी तो अपनी सोसाइटी के साथ जुड़ने का अधिकार है। उसके लिए फरलक जो है वो आप बिना किसी रीजन के भी ले सकते हो। ठीक है ना। और प्रिजनर को यहाँ पर, ये मतलब बेसिकली याद रखना है कि इस सब चीजों के लिए इसको दिया जाता है। क्लियर हुआ। तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है इनके बीच में डिफरेंस, ये मैंने आपको बता ही दिया है, परलग और ये क्यों दी जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक ये पूरा आर्टिकल। तो ये आपसे जो आपका जो वो पेपर क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपके एमसीक्यूज आते हैं, उसके लिए आपके उस ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। उससे आपका ये पूछ सकता है कि बताइए भाई डिफरेंस क्या है इसके अंदर, डिफरेंस आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है समग्र शिक्षा अभियान। सुना है सब लोगों ने, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, काफी फेमस अभियान है ये वाले। तो समग्र शिक्षा अभियान को पहले स्टार्ट करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान जो है वो यहाँ पर ये बात करता है कि आपको जो है एजुकेशन वो कहाँ से कहाँ तक मिलनी चाहिए, वो आपको जो आपका प्री स्कूल होता है वहां से लेके 12th क्लास तक पूरी 1 to 12 पूरी मिलनी चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान जो है वो बहुत जरूरी अभियान है, और बहुत बढ़िया अभियान सरकार ने 2018-19 में लॉन्च किया था। पूरा ही सेंट्रली स्पॉन्सर था, सेंट्रल ने स्पॉन्सर किया था। और इसमें जो है इस पूरे प्रोग्राम में 3 शिक्षाओं को मिक्स कर दिया। 3 पहले जो स्कीम चल रही थी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये भी मिक्स हो गया इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, 3 को मिक्स करके एक नया बना दिया सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें करीब करीब 15.6 करोड़ लोग शामिल हो, बच्चे शामिल होंगे हमारे। और कितनी टीचर शामिल होंगी, करीब 57 लाख टीचर्स इसमें शामिल होंगे। तो प्राइमरी से लेके 12th क्लास सारे तक के लिए ये पूरी की पूरी स्कीम यहाँ पर चल रही है। राइट एवरीवन। तो ये स्कीम जो है आपकी पूरी, ये टीचर की एजुकेशन के ऊपर भी, टीचर के फोकस के ऊपर भी, और सबके लिए काम करेगी। क्या क्या चीजें होंगी रीड करेंगे यहाँ पर। लड़कियों के लिए अलग से शिक्षा दी जाएगी, उनको आसान बनाने के उद्देश्य से पड़ोस में स्कूल खोले जाएंगे ताकि बच्चों को ज्यादा दूर तक भी ना जाना पड़े।
8वीं कक्षा तक लड़कियों के लिए क्या है, निशुल्क रहेगा। यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, उनकी बुक्स वगैरह सब कुछ फ्री रहेगा। और साथ ही साथ शिक्षकों की जो जो भी बिल्कुल दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर और ज्यादा टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। महिला शिक्षकों को साथ में ज्यादा जो है वो उनकी नियुक्ति की जाएगी। एक कक्षा 1 से लेकर 12th तक जो भी इम्पोर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए अलग से वॉशरूम्स होना, लड़कियों का की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है, उनके लिए अलग से जो है वो एक टीचिंग ऐसी प्रमोट करना, टेक्स्ट बुक्स वगैरह सब कुछ इसमें किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है अलग लेवल पर, जो कि काफी नई चीजों को यहाँ पर सपोर्ट करता है। यहाँ पे क्या है स्कीम में, अगर ये स्कीम लागू होती है और बहुत अच्छे से चल भी रही है, ये चल भी रही है, ठीक है, ये स्कीम आज भी चल रही है। ये स्कीम हमारी जो है वो आर्टिकल 21A को यहाँ पर बढ़ावा देगी। आर्टिकल 21A जिसमें क्या लिखा गया है कि हर एक को शिक्षा लेने का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 21A इसमें बढ़ावा हुआ है। आर्टिकल 21A हमारा आर्टिकल नंबर 45 जो सरकार को यहाँ पे कहता है, जो हमारी यहाँ पर आर्टिकल 45 में डीपीएसपी के अंदर किसका अधिकार है, डीपीएसपी के अंदर यहाँ पर हमारे जो स्टेट है उसका अधिकार है। प्लस आर्टिकल 51A में 11th फंडामेंटल ड्यूटी में जो अधिकार है, इन सब अधिकारों के तहत जो है हमें सारी की सारी पर बढ़ावत मिलती है। स्टेट और यूटी सपोर्ट करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को लाने के लिए। हमारा जो 2009 में आरटीई एक्ट आया था, बड़ा फेमस हुआ था ना उस समय, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, उस पर ध्यान दिया जाएगा। और जो नींव होती है, नींव में हमें ध्यान देना है बच्चों की शुरुआती नींव के ऊपर, आधार उनका कि उनको समझ में आए, पढ़ना लिखना आए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, पूरे रूप में, ऑल राउंड वो डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो इन सब चीजों को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। तो ये है इस स्कीम के मेजर ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग क्या क्या और करेंगे, जितना भी जेंडर गैप आ रहा है उसको बिल्डअप किया जाएगा, हर लेवल पर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, हर एक चीज को, हर लेवल पे हर चीज को इंक्लूड किया जाएगा। रिसर्च एंड ट्रेनिंग के प्रोग्राम बनाए जाएंगे। और जो वोकेशनल एजुकेशन होती है, वोकेशनल का मतलब जो आप एक्स्ट्रा अलग से पढ़ते हैं स्किल्स को डेवलप करने के लिए, वो सब भी प्रमोट किए जाएंगे, क्योंकि अब तक वो चीजें नहीं चल रही, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 5th आर्टिकल पे। ये मैंने आपको पहले भी कई बार कराया, ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर। ये आर्टिकल मैंने आपको पहले कई बार यहाँ पे समझाया हुआ है। ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, जो ड्रग्स की तस्करी है उसके ऊपर। देखो, ड्रग की रिपोर्ट आई है, वो यही बताती है कि यहाँ पर जो पूरा हुआ है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है एम्फोटिमिन, मेथाफेटामाइन, परमानंद, इस तरीके के जो हमारे ड्रग्स है वो शामिल हैं। और नए भी इसके अंदर ड्रग्स को शामिल किया गया है। और यही बताया गया है कि साउथ एशिया का, जो दक्षिण एशिया का जो रीजन है, वो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहा है। सबसे ज्यादा टारगेट कंट्रीज ही वही है। और सबसे ज्यादा मैंने आपको ये बताया भी है पहले की क्लासेस में, जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है वहां पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ ये यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ पिक्चर भी इंक्लूड करी है इस पर्पस के लिए। ये है इंडिया, है ना, सॉरी, ये है इंडिया यहाँ पर। ये मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ यहाँ पर। ये है इंडिया, है ना, यहाँ पर ये। अब क्या होता है कि जो ये है इधर, इधर यहाँ पे है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। इसको कहते हैं गोल्डन चतुर्भुज या फिर गोल्डन क्रिसेंट, स्वर्ण क्रिसेंट यहाँ पर होता है। और ये है गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये गोल्डन ट्रायंगल में लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड और इंडिया, इनके बीच में क्या बना हुआ है, इंडिया इनके बीच में बना हुआ सैंडविच, दोनों के बीच में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, और यहीं से सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इधर भी, यूएसए, साउथ एशिया में और साउथ अमेरिका में, ठीक है, यहाँ सब जाता है। तो ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। सरकार ने बहुत कोशिश करी है इन चीजों को खत्म करने के लिए, बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी यहाँ पर, ठीक है। ये देखो आप इधर, यहाँ पे पढ़ो सब लोग। म्यांमार के अंदर जो शान स्टेट है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में ड्रग्स को प्रोड्यूस करती है, ये जगह पर, तो मैंने आपको भी बताया था। और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट मिलता है इनको, वो भी गोल्डन ट्रायंगल है, जो जो स्वर्ण ट्रायंगल है वहां से, जिसमें मिथाम्फेंटेमाइन जो है उसका प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा किया जाता है। क्या होता है ना कि वो चाइना से आगे इजीली जल्दी से क्रॉस हो जाता है,
और क्या होता है कि हमारा इंडिया का म्यांमार के साथ बहुत अच्छा बॉर्डर भी लगता है, काफी लंबा बॉर्डर है, तो उससे ड्रग्स की एंट्री भारत में हो जाती है। हीरोइन की तस्करियां होती हैं यहाँ पर गुवाहाटी दीमापुर में, वो यहाँ पर बढ़ने लग गए हैं। ठीक है, ये वाली जगह पर। ठीक है, मोहिरिन मणिपुर में, चाम्फाई मिजोरम में, ये वही चाम्फाई है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस होता है। सरकार ने बहुत कोशिश करी है, हमारी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि भाई हम बहुत सारे सर्वेस करें। अभी रिसेंटली की बात है, अभी रिसेंटली ही सीबीआई ने और एनसीबी ने यहाँ पर सर्वे किया है ऑपरेशन गरुड़ के नाम से। ऑपरेशन गरुड़, यहाँ पर मैंने अपने करंट अफेयर्स में इसको कवर भी किया था। तो उन्होंने यहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम्स को लॉन्च भी करा है, ताकि इन प्रोग्राम्स के तहत हम जितने भी इलीगल तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है ना, उनको हम कुछ ना कुछ स्टॉप कर सके, उनके लिए हम कोई ना कोई नई नई चीजें लेके आ सके और उनको स्टॉप करने की कोशिश कर सके। तो ये रिसेंटली चलाए गए प्रोग्राम्स हैं जो अभी चलाए गए हैं। लेकिन वही है कि ये प्रोग्राम्स जो है वो तभी साथ देंगे जब लोकल पीपल भी साथ दें इसके अंदर। ठीक है, तो ये अब जो इंडिया में जो ये अफीम वगैरह का या फिर और ड्रग्स ओपाइड का यूज है, वो 0.7 से 2% तक बढ़ भी गया है। हेरोइन ने जो है उसकी जगह और नए और भी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि हमें इस तरीके से रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, हमारा जो पूरा पूर्वोत्तर रीजन है, वहां पर हमें ये जरूरत है कि हम ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को किसी भी तरीके रोके, है ना। और यहाँ पर जो भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, जो लोगों को इस चीजों में फंसा देते हैं या इन चीजों को पैसों का झांसा देके उनसे ये गलत काम करवाते हैं, टेररिस्ट बनवा देते हैं या ड्रग्स के मामले में करवाते हैं, उनका क्रिमिनल नेटवर्क बढ़ाते हैं, उसको हमें रोकने की यहाँ पर जरूरत है। और इंटरनेशनल बॉर्डर पे किसी भी तरीके से जो है तस्करी करना, वहां उसको लांघ करके आ जाना या उसमें प्रवेश कर देना किसी भी गलत तरीके से स्मगलिंग के पर्पज से, ये सरकार को रोकने की जरूरत है। वैसे तो देखो फेंसिंग है, मैं ये नहीं बोल रही फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग होने के बावजूद भी ये चीजें तो हो ही रही है ना, तो रोकने की भी तो जरूरत है ना। फेंसिंग है तब भी चीजें हो रही हैं, तब तो इसको रोकना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया है, ठीक है, यहाँ देखो सरकार ने बनाया है, यहाँ पर सरकार ने नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, सरकार ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीज करने के लिए चीजें बनाई हैं, फंड बनाया है ताकि कंट्रोल किया जा सके। सनराइज ऑपरेशन लॉन्च किया था ताकि जितने भी ड्रग्स आती हैं उनसे इन्फेक्शन जो एचआईवी का होता है वो रोका जा सके। नशा मुक्त भारत कैंपेन बनाया है। हमारी जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो भी इसके लिए बहुत काम करती है, ताकि जो हमारी रेलवेज है, रेलवेज के थ्रू जितना भी ड्रग्स या फिर इलीगल जितनी भी स्मगलिंग की जाती है वो रोकी जा सके। ऑपरेशन आहट किया है लॉन्च। देर आर सो मेनी ऑपरेशंस, मैं तो एक चार पांच के नाम ले रही हूँ। बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है जो सरकार ने यहाँ पर किए हैं। इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं वो सरकार को रोकने की यहाँ पर जो जरूरत है, वो ही है यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है पूरा, इसी के बारे में बात करता है। ठीक है ना। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, ये है ड्रग्स के ऊपर। राइट, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। लास्ट आर्टिकल पे बढ़ते हैं फटाफट से, क्योंकि आज हमारे पास ना मेंस रिस्पेक्टिव ज्यादा कंटेंट नहीं, प्रीलिम्स रिस्पेक्टिव ज्यादा है, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पूरे लेक्चर में। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा आज जो है मेंस के बारे में ज्यादा नहीं। नेक्स्ट है एसआईपीपी। एसआईपीपी क्या है? एसआईपीपी स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण। यहाँ पर जो है क्या हुआ है, 50% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ये बताया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, कि जो हमारा आईपी है, मतलब बौद्धिक संपदा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें करीब 50% की वृद्धि हुई है। क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो चीज जो आपने अपने दिमाग, अपनी बुद्धिमत्ता से क्रिएट की है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपने बनाई है वो चीज, तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो आपने खुद ने क्रिएट करी है आपके लोगों की बेटरमेंट के लिए, लोगों के बेटर करने के लिए, जो आपने खुद ने क्रिएट करी है, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर रिसेंटली ही लॉन्च की है सरकार ने, ताकि जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं वो सब कुछ यहाँ पर सरकार ने देखा है। ठीक है, और आपको पता है कोई भी स्टार्टअप को सर्टिफाई करना है तो आपको यहाँ पर अपना कोई इनोवेशन लाना पड़ेगा, आपने कुछ बढ़िया काम किया, अलग काम किया है, वो सरकार के थ्रू आप रजिस्टर करवाओगे। और वो करीब 7 सालों तक ही चल रहा हो, जिसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ऊपर ना जाता हो, उसे कहते हैं ना हम स्टार्टअप, जिसमें नई टेक्नोलॉजी, नई आपने बौद्धिमत्ता की बात करी है, तो इन सब कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये सब है,
इसके तहत ये लिया जाता है। और यहाँ पर कौन देता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन, ये सब कुछ यहाँ पर बताता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन महानियंत्रक इन सब चीजों को बताता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको बताया, जो आपने अपनी मानव के दिमाग से आपने अपनी बौद्धिक संपत्ति को यहाँ पर क्रिएट करा है। और ऐसी चीजें जो है वो आप कानून के दायरे में भी आती, गलत नहीं किया कुछ भी, कानून के दायरे में रहकर आपने इस चीज को क्रिएट किया है। और अगर आपने ऐसी चीज कोई भी क्रिएट करी है तो उस पर आपका ही अधिकार है। मूल निर्माता आप है, आविष्कारक आप है, उसके लेखक आप है, उसकी रचना पे अधिकार सिर्फ आप ही को दिया जाएगा, किसी और को अधिकार नहीं मिलेगा उसका। और अगर कोई आपके इस अधिकारों का इस्तेमाल करता है तो उसको आपको क्या देनी पड़ेगी? रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अब जैसे कोविड वैक्सीन आए थे, है ना, कोविड वैक्सीन अभी रिसेंटली आए हैं, ये जो कोविड वैक्सीन है ये क्या है? कोविड वैक्सीन भी तो किसी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्रिएट करे, और फिर उन्हीं का तो सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, भारत बायोटेक हो गया, उन्हीं का सोल अधिकार है उसके ऊपर, और किसी का तो अधिकार है ही नहीं। उसे हम कहते हैं यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है ना? अगर वो आप ही उसको अधिकार देंगे कि हाँ आप हमारी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर क्या कर सकते हो, आप उसको अपना अधिकार दे रहे हो कि हाँ भाई वो पर्सन इस्तेमाल कर सकता है, तो अलग बात है, पर अदरवाइज नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। ठीक है? तो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और कई जगह पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारी कंट्रीज में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल वेज रिपोर्ट। याद कर लो, आज मेरे साथ ही इसको याद कर लो। वैश्विक वेतन रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट यहाँ पर आईएलओ रिलीज करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद, वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद दो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। एक तो बनी थी लीग ऑफ नेशंस, और एक बनी थी आईएलओ। और जितनी भी G20 कंट्रीज है उसमें अंदर सबसे ज्यादा जो रियल वेजेस बने हैं वो चाइना को मिले। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। वेज रिपोर्ट याद कर लीजिए, वेतन रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर है सबको यहाँ तक? बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है, क्योंकि यहाँ पर कांगेर रिवर फ्लो करती है। बिल्कुल ठीक बात है। इनको नेशनल पार्क का स्टेटस 1982 में मिला है, जिसके पास सीरतगढ़ वाटरफॉल भी सिचुएटेड है। ये स्टेटमेंट्स सारी ठीक लिखी है मैंने कांगेर वैली के ऊपर, क्योंकि कांगेर वैली नेशनल पार्क न्यूज में चल रहा था छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। तो मुझे लगा कि ये मैं आपको जरूर एक बार बता दूं कि जो है एक नेशनल पार्क न्यूज में रहता है तो उसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। कई बार वो स्टेट पूछ लेते हैं, कई बार उसके आसपास रिवर पूछ लेते हैं कि इसको नेशनल पार्क का स्टेटस कब मिला। और वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसके पास जितना भी कोई जो है जलप्रपात है, जो कोई भी एक झरना है वहां पर, वो हमसे पूछा जाता है। क्लियर हुआ सबको लेक्चर यहाँ तक? ये था आपका पूरा लेक्चर, जो कि आज के करंट अफेयर्स 9 दिसंबर के ऊपर बेस्ड था। आई होप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और करंट अफेयर्स जो है, कई बार मेरा लेक्चर बहुत बड़ा होता है, कई बार छोटा भी, मतलब कई बार जो है वो 40 मिनट्स में ओवर होता है, कई बार 50 मिनट से भी ज्यादा ऊपर का जाता है एक दिन का। क्यों? क्योंकि वहां पर डिपेंड करता है कि आपके आर्टिकल्स कितने बड़े हैं। अगर तो न्यूज में जो आर्टिकल्स है वो मेंस के रिस्पेक्टिव में होते हैं तो मैं अपना आर्टिकल 50 मिनट से भी ऊपर का बनाती हूँ। पर अगर प्रिलिम्स के ऊपर ही है तो उसमें आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लर्न करनी होती है, तो वो आपका जो है वो 35 मिनट्स से 40 मिनट्स के बीच में रहता है। ठीक है? तो इसलिए ये वाला लेक्चर अभी हम ओवर करते हैं। और आई होप सब लोगों को समझ में आ रही होंगी चीजें और बहुत नॉलेज मिल रही होगी। सो आप इस सारी नॉलेज को एक साथ इकट्ठा करके लिखते रहिए, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को लिखिए, समझिए, और फिर उसके अंदर चेंजेस करिए। ठीक है? अपने लिखते रहिए, किसी भी अपना ब्रेक मत लाइएगा। ये मत सोचिएगा एग्जाम पता नहीं कब है, क्या है, कैसा है। नो, ऐसी चीजों को मत सोचो, ब्रेक मत लाओ, और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, छोड़ो मत बिल्कुल भी। ठीक है? चलिए, ओवर करते हैं हम लोग क्लास को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर करंट अफेयर्स। थैंक यू एवरीवन इतने पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। जय हिंद।